Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 21 of Advanced Fashion Designing course. और आज का जो हमारा टॉपिक है हम अपने बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट और अपने बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे थे। तो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के अंदर हम सबसे पहले अपने बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट वाले फेज को देख रहे थे और हमने अपनी लास्ट वीडियो में दो फैक्टर्स को कवर अप किया था जो कि थी स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टू फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि है जिसमें नंबर 1 है हमारा मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड नंबर 4 इज ऑफ कोर्स ब्रांडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस की। तो जी सबसे पहले आपने स्किल्स को डिसाइड किया, आपने किस स्किल को चुनना है, ठीक है, आपने किस स्किल को मार्केट में लेकर आना है, आपने किस स्किल की बेसिस पे आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस की क्या कैटेगरी होगी, क्या नीश होगी, ठीक है। जब हमने स्किल की बात की है तो स्किल के अंदर हमारी नीश ही आती है, यानी स्किल का मतलब यही होता है कि आप अपनी नीश यानी आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि आपने बिजनेस किस नीश के अंदर किस कैटेगरी के अंदर स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए, एफिशिएंट वे में आप किस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ आप कम्युनिकेट कर सकें। इसके अलावा आपके पास आ जाती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या है, सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च को समझते हैं। मार्केट रिसर्च ये है कि जब आप अपनी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये इस कैटेगरी में हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई परफ्यूम का बिजनेस करना है, आपने अपने परफ्यूम का ब्रांड करना है, आपने क्लॉथिंग का ब्रांड करना है, आपने मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है। तो आप जब अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं कैटेगरी, उसके बाद आप मार्केट में रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च आप ये करते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की, इस स्किल की क्या डिमांड है। तो आप कोई ऐसी चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जो अभी बहुत ही रेयर है, यानी बहुत ही रेयरली लोगों को पता है उस चीज़ के बारे में। तो फिर आपके उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराने में और उस चीज़ के चलने में, उसको उस बिजनेस को चलाने में आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपके कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। क्योंकि जब बहुत ही रेयरली लोगों को पता होगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में जो भी आप बिजनेस करने लगे, तो उसमें आपका कंपटीशन बहुत कम होता है और आपके ग्रो करने के, आपके बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि बहुत ही सैचुरेटेड किस्म के मार्केट है और उस चीज़ में आप उसी मार्केट के अंदर आप वही चीज़ इंट्रोड्यूस कराने जा रहे होते हैं, तो उस चीज़ में आपको अपनी बिजनेस के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आपको कोई एक स्पेशलिटी ऐड करनी होती है, कोई एक ऐसी वैल्यू आपको ऐड करनी होती है जो बाकी सबसे आपको डिफरेंट बनाए। तो जी जैसे कि मैं अगर बात करूं कि जब अपनी एग्जांपल देकर बात करूं कि जब हमने अपने ब्रांड को स्टार्ट किया, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया फॉर फैशन कोर्सेज, जब हमने प्रोवाइड करने स्टार्ट किए, तो उस टाइम पाकिस्तान में बहुत ही रेयरली ये फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ थी, यानी बहुत ही कम इंटरेस्ट लोगों के अंदर था फैशन डिज़ाइनिंग को सीखने का। उस टाइम पे भी था, ये मैं नहीं कहती, आज से कुछ टाइम पहले ही की बात है जब हमने काम स्टार्ट किया है, मुझे 1+ ईयर हो चुका है। तो उस कुछ टाइम पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे भी था, बहुत सारे ब्रांड्स थे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ थी, इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो है ना वो रुझान नहीं था, वो इंटरेस्ट नहीं था कि जी फैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है और मतलब उसको सीखने का पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था। बाकी अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहा है फैशन और स्टाइलिंग के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेडीज़ को नहीं पता था कि उन्हें क्या पहनना है, किस तरह से पहनना है, स्टाइलिंग क्या है, फैशन क्या है, और किस तरह से आप खुद डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप एक अपना बिजनेस, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो उससे आप अपना बिजनेस या अपना ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो लोगों में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो हमने सोचा
मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरी मदर जो है वो तो ऑफलाइन काम कर ही रही थी बहुत सालों से, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को ऑनलाइन स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद जो है वो तमाम बिजनेसेस ऑनलाइन ही हो गए थे। और अगर हम इसी काम को, अगर हम अपने क्लॉथिंग के काम को अगर हम फिजिकल उसमें स्टार्ट करते, फिजिकल स्टोर बनाते, तो उसके लिए हमें एक अलग जगह लोकेट करनी होती, हमें बहुत सारी टीम चाहिए होती, उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो इसीलिए जब हमने स्टार्टिंग करनी थी तो हमने जीरो लेवल से करनी थी। तो जब हमने स्टार्टिंग की है तो मैं और मेरी मम्मा हम दोनों मिलकर काम करते थे, और हमारे साथ इस टीम में कोई भी नहीं होता था। तो हम दोनों ने जब खुद मैनेज करना था तो एक बहुत ही बड़ा स्टोर बना देना, या आप कहते हैं आउटलेट बना देना, शॉप बना देना, उसको मैनेज करना दो बंदों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने कहा ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन थोड़ा बहुत मुझे आइडिया भी था सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम लोगों ने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया। अब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर इन दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने जब काम स्टार्ट किया तो एज अ एंटरप्रेन्योर किया था, यानी एंटरप्रेन्योरशिप किया था, मैंने एज अ एंटरप्रेन्योर काम स्टार्ट किया। अब इसी चीज में हम एंटरप्रेन्योर की भी बात करेंगे, हम बिजनेसमैन की भी बात करेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इसका हमारे मार्केट रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस में क्या किस तरह से रिलेटेड है टॉपिक। तो देखें, जब मार्केट रिसर्च के अंदर ही ये हमारा इंक्लूड होगा। एंटरप्रेन्योर क्या होता है कि जब वो देखता है कि यार उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है। अगर वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है तो वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप को आप अपने बिजनेस तक लेके जा सकते हैं, यानी आप जब स्टार्ट करते हैं तो एज एन एंटरप्रेन्योर करते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने उसको बिजनेस के अंदर बदल सकते हैं। और यही काम मैंने किया। मैंने देखा कि हमारी मार्केट के अंदर एक तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया था, तो हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे थे, अपने ईस्टर्न कल्चर को भूलते जा रहे थे और अपनी वैल्यूज को भूलते जा रहे थे, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास मेन था। दूसरा था कि अफोर्डेबल ड्रेसेस खत्म होते जा रहे थे। अब आप देखते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे, तो शर्ट अलग सेल कर रहे हैं, दुपट्टा अलग कर रहे हैं, ट्राउज़र अलग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा था? इससे ये हो रहा था कि जो हमारी लोकल पब्लिक है, जो हमारी लेडीज़ हैं, जो लोकल लेडीज़ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द की लेडीज़ हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो रही थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक सूट अगर आपको 10-20 हज़ार रुपये का मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप क्यों लेना चाहेंगे? एक आम इंसान उस सूट को क्यों परचेज करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं परचेज करना चाहेगा, चाहे वो कितनी अच्छी क्वालिटी का ना हो, चाहे वो कितनी अच्छी क्वालिटी का हो। लेकिन अगर वो इंसान उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो वो ड्रेस उसके किस काम का है? तो जब मैंने ये चीज़ देखी कि ये एक प्रॉब्लम है जो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसका सोल्यूशन निकालें। तो मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर इसका सोल्यूशन निकाला और मार्केट में लेकर आई कि हमने अपना ब्रांड स्टार्ट किया और साथ ही साथ अपना प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया, और उसका भी बिल्कुल यही था। हमने मार्केट में रिसर्च की, हमें पता लगा कि पाकिस्तान में इस तरह से हमारी एक कलेक्शन इस्लामाबाद ब्रांड की जो है वो स्टोरी स्टार्ट हुई, और उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूट्स की फीसेज फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज के लिए। और जब मैंने ये देखा कि हमारे पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है डिज़ाइनिंग को सीखने में, स्टाइलिंग को सीखने में, अपने आप को खूबसूरत बनाने के अंदर उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता जा रहा है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमने इस चीज़ पे भी काम किया और फिर इसको अपने बिजनेस में तब्दील कर दिया। हमने एज एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया कि हम फ्री ऑनलाइन फैशन कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे पास आके सीखना चाहते हैं सेंटर में तो आप आके बेशक सीख भी सकते हैं। फिजिकल क्लासेस ऑफकोर्स उसकी फ़ी होती है क्योंकि हमें अपना टाइम देना है और सारा कुछ है, इक्विपमेंट्स वगैरह, तो उस चीज़ के अंदर हमारी फ़ी होती है, लेकिन जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और फिर जब हमने ये भी देखा, जब हमने स्टार्ट किया तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि हमें ना सिर्फ अपने पाकिस्तान से बल्कि अपने पाकिस्तान से बाहर के और डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गए। उन्होंने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया कि जी ये किस तरह से होता है, कोर्स को किस तरह से ज्वाइन करें, किस तरह से एनरोल हों। फिर गाइडेंस लेनी स्टार्ट कर दी। तो जब हमने ये बढ़ता हुआ इंटरेस्ट लोगों के अंदर देखा तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को बिजनेस में बदल दिया जाए। तो हमने इस चीज़ को अपने बिजनेस, अपने ब्रांड में बदल दिया।
ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा बिजनेस कैटेगरी में फॉल करता है, जो हमारा क्लॉथिंग ब्रांड है वो हमारा ब्रांड कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये बात थी हमारी मार्केट रिसर्च की। अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस की। कॉम्पिटिटर एनालिसिस ये है कि जैसे जैसे अगर आप किसी सैचुरेटेड मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट पहले ही मार्केट में बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, तो फिर आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ता है। कॉम्पिटिटर एनालिसिस ये होता है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, लोग उसको क्या उसके ऊपर फीडबैक दे रहे हैं, उसको अच्छा बोल रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप कॉम्पिटिटर को आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं कि वो किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और अगर आप अपना यही प्रोडक्ट जो आपका कॉम्पिटिटर मार्केट में दे रहा है, अगर आप वही प्रोडक्ट अपना मार्केट में लाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा क्या अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करनी होगी कि जो आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करे। ठीक है, तो जब हमने क्लॉथिंग ब्रांड स्टार्ट किया था और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे मार्केट सैचुरेटेड नहीं थी, क्लॉथिंग की मार्केट इतनी सैचुरेटेड नहीं थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे ब्रांड्स थे, बहुत बड़े बड़े नामवर ब्रांड्स थे, लेकिन सिर्फ चंद एक नामवर ब्रांड्स थे, उसके अलावा इतना रुझान नहीं था। लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछले एक साल के अंदर अब डिफरेंट ब्रांड्स आ चुके हैं, डिफरेंट फैशन डिजाइनर्स आ चुके हैं, इवन के जो क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं। इसके अलावा वैसे भी लोग काफी ज्यादा आप देखते हैं क्लॉथिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। तो क्या होता है, मार्केट जो है वो सैचुरेटेड हो जाती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उसके चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है और आपके बिजनेस को उस सैचुरेटेड मार्केट में स्टैंड आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें इतना मुश्किल नहीं था अपने बिजनेस को स्टैंड आउट करना, अपने ब्रांड को स्टैंड आउट करना। और फिर अब जाके अगर हम बात करें तो अब हमारा काफ़ी ज़्यादा हमें इस चीज़ में हो जाती है कि अपने ब्रांड को किस तरह से मार्केट में स्टैंड आउट रखा जाए, जिसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती हैं, हमें अपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, वैल्यूज ऐड करनी पड़ती हैं, जो कि दूसरे ब्रांड से, दूसरे बिजनेसेस से हमें डिफ्रेंशिएट करे। अगर आप मार्केट की रिसर्च को, इस फैक्टर को और अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस के फैक्टर को अगर आप मद्देनजर नहीं रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। डिमांड वाली बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यह है कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे, कुछ काम करने लगे, तो सबसे पहले आप मार्केट की रिसर्च कीजिए, उसके बाद जाकर आप अपने कॉम्पिटिटर एनालिसिस कीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर कितने हैं मार्केट में, और जो आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई भी काम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका मार्केट में क्या लेवल है, मार्केट सैचुरेटेड तो नहीं है। अगर सैचुरेटेड है तो फिर उस सैचुरेटेड मार्केट में आप अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को कैसे स्टैंड आउट करेंगे। बाकी सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे जो कि है ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग में आपकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी इंक्लूडेड होती हैं। उनमें से हम कुछ चीज़ों, अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रांडिंग का, कि ब्रांडिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं टॉपिक्स, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं, और उसके बाद हम अपनी बाकी डिटेल जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ब्रांडिंग के अंदर आपके पास आपका सबसे पहले तो आ जाता है आपका ब्रांड या आपके बिजनेस का नेम, उसके बाद आपका लोगो, उसके बाद आप अपनी थीम्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने कलर फॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, कलर्स को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, आपका एक पूरा कलर पैलेट जो आपका बिजनेस या ब्रांड का होता है वो आपका सेलेक्ट होता है। किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, क्या नीश है आपकी, पूरा आपका ब्रांडिंग के अंदर ये तमाम टॉपिक्स आपके ब्रांडिंग के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। किस टाइप का लोगो होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और लोगो में क्या ब्रांड का क्या नेम होना चाहिए, क्या डिफरेंस होना चाहिए जो दूसरों से आपके बिजनेस को डिफरेंशिएट करे आपके ब्रांड को। तो बाकी ये चीज़ें हमने ओवरव्यू तो देख लिया, लेकिन इंशाल्लाह इन तमाम फैक्टर्स को, इन तमाम चीज़ों को जो ब्रांडिंग के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिटेल चाहिए है, और या भी कोई भी गाइडेंस आपको बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। माय टीम विल गेट इन टच विद यू। और इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहते हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्टीज की सर्विसेज चाहते हैं, सोशल मीडिया सर्विसेज चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा
आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ब्रांडिंग के टॉपिक को भी कवर करेंगे और आगे अपने फर्दर टॉपिक्स को फैक्टर्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।